सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, जल्दी से कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। जल्दी आ गए। हाँ, अपनी आदतें सुधार रहा हूँ मैं धीरे धीरे भी। चलो, तो आज के इस फिज़िक्स के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड। छोटा सा टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और इस ऑल गुड, ठीक है सर प्लीज़। काजल जी जल्दी आएंगे, रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। चलो तो शुरू किया जाए। साउंड, ठीक है। तो जो ऑल ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि साउंड है क्या और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड एक फॉर्म की एनर्जी है। साउंड एक फॉर्म की एनर्जी है और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की हम देख चुके हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। साउंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो गले के अंदर मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, उसके लिए उसको मीडियम चाहिए। अब उसी के बेसिस पे साउंड प्रोपोगेट का मतलब है कि साउंड चलता कैसे है, जो ध्वनि है वो चलती कैसे है, ठीक है। तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की नीड होती है। और इसी के बेसिस पे जो हम वेव्स होते हैं, क्योंकि ये जो साउंड है ये वेव के फॉर्म में, वेव एनर्जी एक ही चीज है, वेव एनर्जी एक ही चीज, मान लो वो एक ही चीज है। तो साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब वेव्स अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स की होती हैं? तो जो हमारी वेव्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक तो मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिन वेव्स को कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। प्रोपोगेट होने के लिए कि मतलब चलने के लिए। चलने के लिए का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे रूम पे कोई होगा तो उसको आसानी से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेट कर पा रहा है। अब यही अगर मैं बोल दूं कि ये यहाँ पर वैक्यूम एकदम, वैसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा बिना एयर के, लेकिन मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस बंद कमरे में, या फिर मान लेते हैं कि ये जहाँ पे से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और इस कान के बीच में कोई मीडियम है ही नहीं। यहाँ से मैं सक्शन पंप लगा के पूरा एयर निकाल लूँ और सिर्फ यहाँ पर वैक्यूम बचे। ये साउंड भले जितना साउंड यहाँ से वाइब्रेट करेगा, लेकिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। प्रोड्यूस क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ये वाइब्रेट कर रहा होगा यहाँ पे कुछ, और प्रोड्यूस सुनाई क्यों दे रहा है? बिकॉज प्रोपोगेट कर रहा है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह से जाके चल के जा रहा है वो। अब यहाँ पे जब मैं बोलता हूं कि साउंड जो है एक जगह से दूसरे जगह चल के जा रहा है, तो ये टेक्निकली अगर हम देखें तो गलत है एक तरह से। या फिर अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं कैसे, कि एक्चुअल में जैसे साउंड है, तो अभी मैंने आपको बताया कि साउंड को चलने के लिए देयर इज अ मीडियम रिक्वायर्ड, और ऐसी वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जिनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको हम लाइट वेव्स बोलते हैं, उनको हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसका उदाहरण लाइट वेव्स है। अब यहां पे बात ये आती है कि क्या ये पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल हैं, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के कांटेक्ट में जो भी एयर के पार्टिकल होंगे, तो क्या ये चल के जाएंगे उस कान के पास?
ये अपनी पोजीशन पे, अपनी मीन पोजीशन पे वहीं पे बरकरार रहेंगे। ये बस वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे हमारी पेंडुलम होती ना टू एंड फ्रो, इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के अलोंग काइंड ऑफ इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो बस वैसे ही ये पार्टिकल क्या करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होंगे। इट इज लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक मान लेते हैं कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इसी के जस्ट सट के एकदम कांटेक्ट में से मान लो सिर आपस में मिले हुए हैं इनके, ठीक है, सिर आपस में इनके मिले हुए हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो मैं एक को धक्का मारूंगा, आखिरी वाले को लगेगा। कैसे? क्योंकि भाई मैंने इसको मतलब चपक के खड़े हुए हैं तो मैंने इसको मारा, इसने इसको ट्रांसफर किया उस चीज को, उसने इसको ट्रांसफर किया, उसने इसको ट्रांसफर किया और फाइनली इस तक पहुंच गया। इसी तरह ही जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है मीडियम के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू। पार्टिकल खुद जाके नहीं जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल खुद नहीं जाते, नहीं तो उसको हम अगर खुद जाएं तो पार्टिकल मोशन बोल देते हैं उसको। ये वेव मोशन है जहां पर पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं आगे वाले पार्टिकल तक। समझ में आ रहा है आपको? और वो वेव या फिर एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो क्या सर लाइट वेव में ऐसा नहीं होता है क्या? लाइट वेव में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहीं से ही हम, ये तो अभी हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। पार्टिकल जो है अगर इस तरह से चल रहा है, इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। इसको ज्योग्राफी के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से कनेक्ट मत कर देना। अच्छा जरा बताओ तो कमेंट में कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लंबा लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, जानना चाहते हैं हम। नंबर कितने हैं लॉन्गिट्यूड्स के और सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो आगे पीछे, ये पार्टिकल है, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यहां पे क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में, ये इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आप समझ जाएंगे, बस धैर्य लगा के सुनते जाइएगा। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं इसको। पहले मैं आंसर देख लेता हूं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका, तब मैं आगे बढ़ता हूं। बस ओके जाइएगा। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अभी सही आ रही है? शुरू में यार क्यों नहीं बताते तुम लोग? शुरू में बैठे रहते, जब क्लास शुरू हो जाती है तब जाके बताते फटी हुई वॉइस आ रही। जब मैं पूछा था वॉइस प्रॉपर आ रही, ऑल ओके, तब ना समझ में आ रहा था तुम लोगों को, तब तो ऑल ओके हो रहा था। क्यों तब ऑल ओके और सब कर रहे थे? क्यों नहीं बताते तुम लोग? अभी भी आई थिंक फटी हुई वॉइस टाइप आ रही है क्या? शुरू से सही आ रही थी, बीच में हो गया क्या? अभी कंफर्म करना। आपकी वॉइस को मीडियम नहीं मिल रहा है। अच्छा देखो तो यार आयरनी देखो, साउंड वाली क्लास में ही साउंड खराब हो गया। शुरू से सही आ रही थी, बीच में हो गया क्या? अभी ठीक है ना? अभी मीडियम मिल गया। बेटा दीपक यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे तुम्हारी पूरी भांग उतर जाएगी जो इस तरह के शब्दों का उपयोग किया तो। बोल रहा भांग पिए थे क्या सर आप? अभी तुम्हारी भांग उतार देंगे पूरी। इतना चिल्ला रहे थे, अब तुम लोग इतना चिल्ला रहे थे तो, लेकिन क्योंकि बात ये है ना कि कमेंट सेक्शन और मेरे बीच में, ठीक है, मीडियम नहीं है तो तुम लोग का वॉइस आ नहीं रहा था। चलो भाई चलो।
भांग बेटा तुम लोग पिए थे तभी होता है कि ना, जब आदमी भांग पी लेता है तो उसका दिमाग ना काम नहीं करता ढंग से, तो उसको भनभनाहट की आवाज़ें आती हैं, उसको कुछ सुनाई नहीं देता ढंग से। तो बेटा तुम लोगों ने, इसका मतलब अभी तक तुम लोग की उतरी नहीं है भांग, है ना। चलो तो बेटा आंसर बताओ इसका। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं और सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है, वो सब छोड़ो, वॉइस वॉइस ठीक हो गई है। ये बताओ कि नंबर कितना है, लॉन्गिट्यूड के 360। ओके, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, ओके आई थिंक अभी भी ठीक नहीं आ रही है। ट्यूड कितने हैं और सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है, वो सब छोड़ो, वॉइस वॉइस ठीक हो गई है। अभी भी यार क्या दिक्कत है आज साउंड चढ़े क्या हो गया इसमें। डिफॉल्ट ये थी। पता नहीं यार, लैपटॉप पे तो वैसे नहीं ले रहा, विक्स की गोली खाओ बेटा, रुक जाओ। अभी आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी, जरा एक बार कंफर्म कर देना। ये तो आई थिंक कुछ ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत समझ में आ गया। ये मम्मी ने क्या किया है, इसको माइक को पोंछा है, माइक में पोंछा लगाया गया है और इसमें गेन करके नॉब होता है, उस गेन को बहुत बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब रोबोटिक आ रही है भारी। इसको माइक को पोंछा है, माइक में पोंछा लगाया गया। तो माइक में पोंछा लगाने की वजह से उसका नॉब बढ़ गया, वो गेन वाला, तो इसी वजह से जब मैं तेज बोलता हूँ तो जो है वो अभी देखो तेज बोलने पर भी वॉइस फट नहीं रही होगी, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। गेन बढ़ गया वो गेन वाला, तो इसी वजह से जब मैं तेज बोलता हूँ तो जो है वो अभी बताओ फाइनली प्रॉपर है कि नहीं। ये पता नहीं क्या हो गया आज वॉइस में, एक बार कंफर्म करना अभी फाइनल। बताओ जल्दी से। अभी बताओ फाइनली प्रॉपर है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपके टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 360 होंगे, 180 नहीं। और लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो भाई कोई लॉन्गेस्ट नहीं होता, सारे इक्वल साइज़ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है इक्वेटर लॉन्गेस्ट, लॉन्गिट्यूड सब इक्वल साइज़ के होते हैं और सारे ग्रेट सर्कल होते हैं। लैटिट्यूड सिर्फ एक ग्रेट सर्कल होता है, दैट इज इक्वेटर। खैर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में आते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से होते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर में क्या होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं। ना तो यहाँ पर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा है और ना यहाँ पर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आप यहाँ पर मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप देखेंगे समझ में आएगा आपको कि लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स में क्या अंतर होता है। शायद आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से मैं प्ले करता हूँ। अरे यार प्ले क्यों नहीं हो रहा है। चलो तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये चलता हुआ क्या है, आपने देखा होगा ऐसे कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, वो है आपकी एनर्जी जो चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, एक्चुअल में क्या स्प्रिंग का छल्ला तो आगे जा नहीं रहा है, वो तो ये तो यहीं का यहीं है, बस ऊपर नीचे हुआ, ये ऊपर नीचे हुआ। यहाँ पर भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम का कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिर मीडियम के पार्टिकल हैं, वो ऊपर नीचे हुए। जैसे कि आपने तालाब है, तालाब एकदम रुका हुआ है, स्टैटिक है वो।
उसमें अगर कोई जैसे पत्थर ड्रॉप करो, ठीक है, कुछ ऐसी तरंग उठाओ, तो ऐसे आपने देखा होगा ना यार, जैसे कि कोई पत्ता वत्ता पड़ा होता है तालाब में और उसमें तरंग उठती है, तो पत्ता तो वहीं पे रहता है ना, तरंग शांत भी हो जाती है तो पत्ता वहीं का वहीं रहता है, पत्ता वहीं का वहीं रहता है, तो थोड़ी ना पत्ता कहीं चला गया, वो बस ऊपर नीचे उठा, यानी कि जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे हुए और उसके थ्रू एनर्जी ट्रैवल करी। समझ में आ रहा है आपको? ना तो ट्रांसवर्स में ना तो लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल चल के नहीं जा रहा है, वो एनर्जी चल के जा रही है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। अब अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, यहाँ पर भी ऐसे ही वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है एनर्जी का। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलरली अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो ट्रांसवर्स, और अगर उसके पैरेलली ही वाइब्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। क्लियर है आपको? तो जो हमारी साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड हमारी ऐसे चल के नहीं जाती है, इस तरह से वाइब्रेशन नहीं होता है। साउंड में हमारा इस तरह से वाइब्रेशन होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। समझ में आई आपको बात? तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर वेव को बना रखा है किस तरह से, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रिलीज़ हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रिलीज़ हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर रिलीज़ हो रहा है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रेशर या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वेव की, फिर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, एंड देन बहुत कम है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आपका जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वाइब्रेट करके आपस में पास आते हैं तो कंप्रेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंप्रेशन, दबाव। और हिंदी में देखते जाएंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आपकी पीपीटी की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, तो वहाँ पर आप देखते जाएंगे। और इसको बोलते हैं रेयरीफैक्शन। इसको रेयर फैक्शन नहीं, रेयरीफैक्शन बोलते हैं। पहले मैं भी इसको रेयर फैक्शन नहीं बोलता था, लेकिन फिर एक दिन मौसी ने बताया रेयरीफैक्शन बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे स्पीकर से साउंड निकला, साउंड जैसे ही निकला तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर एक साथ नज़दीक आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, देन थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा, देन यहाँ प्रेशर या डेंसिटी ज़्यादा, देन यहाँ कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, कम। इसके बेसिस पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसके बेसिस पर एक हम ग्राफ बनाएंगे। और ये ग्राफ जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ, वॉइस तो ठीक है ना सर? आपका पॉडकास्ट कब आएगा? आज आएगा या तो कल आएगा? अगर आज आएगा तो 4 बजे तक आ जाएगा, आई थिंक 4-5 तक, नहीं तो फिर कल आएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज ही आ जाए, है ना? तो पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आएंगे अभी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, है ना? तो हमने सोचा पॉडकास्ट इतने हो रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा, है ना, बहती गंगा में हाथ धो लें। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये सब मीडियम के पार्टिकल पास होंगे, जहाँ पर प्रेशर या फिर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम एक उछाल बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो हमने एक उछाल बनाया। देन जब ये आपस में दूर दूर हो जाएंगे, डेंसिटी या प्रेशर कम हो जाएगा, तो ढलान बनाएंगे। जब फिर से यहाँ पर पास आ जाएंगे, एक उछाल बनाएंगे, देन फिर से दूर दूर जाएंगे, एक ढलान बनाएंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये जो ऊपर गया इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे गया इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये जो ऊपर उठा एकदम, इसका जो जेनिथ है क्रस्ट, और इसका जो नादिर है वो ट्रफ। बेटा ऐसे ही नहीं समझो हमको, पूरा अंग्रेजी का वो क्या याद है हमें भी? हाँ ठीक है, तो ये जेनिथ या जो टॉप है वो क्रस्ट है, और जो एकदम बॉटम है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। याद रहेगा इतना चीज़। अब है क्या, अब बहुत लोग लग रहा होगा सर जिसने अमिताभ बच्चन वो दिमाग पकड़े रहता है, उसका दिमाग भन्ना जाता है, या फिर अभिजीत का दिमाग घूमने लगता है, उसी तरह से कि अभी आपने बोला कि साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल होती है। सही बताना जेन्युइनली कि ये डाउट आया कि नहीं जब ये मैं बताने जा रहा हूँ, सही। ठीक है, हो सकता है जब से आपने पढ़ा हो 9th से लेकर, चाहे भले आपके 12th में भी आपके साइंस हो, फिर भी मैक्सिमम लोग हो सकता है यही डाउट हो आज तक। ये लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, ये अभी आपने बोला कि साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और आपने बनाया भी वैसे ठीक है, ये कंप्रेशन हो गया और ये रेयरीफैक्शन हो गया, लेकिन ये तो अपने ट्रांसवर्स वेव बना दी ना। उसका ग्राफ तो ऐसे बनता है, ये तो अपने ट्रांसवर्स वेव बना दी। भाई मैंने वेव नहीं बनाई है, ये ग्राफ बनाया है मैंने। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है, जो इस तरह से मीडियम के पार्टिकल चल रहे हैं वो ग्राफ बनाया है मैंने। ये मत सोचना कि मीडियम के पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ना भाई, ये वेव है ही नहीं, ये तो ग्राफ है। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर ये कंप्रेशन है तो वहाँ मैं उठा देता हूँ, जहाँ रेयरीफैक्शन वहाँ गिरा देता हूँ, जहाँ कंप्रेशन है वहाँ उठा देता हूँ, जहाँ रेयरीफैक्शन वहाँ गिरा देता हूँ। इसको ट्रांसवर्स वेव्स मत मानना, बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव्स में ऐसे ही होता है।
लेकिन ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है। ठीक, अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो टेक्निकल टर्म्स को भी हम समझेंगे कि भाई वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहां पर अब हम आते हैं एक एक करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव की वो पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले पढ़ते हैं, वो भूल जाओ जो लिखा हुआ है, जितना हम बता रहे हैं उतना भी फोकस करो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। लिख लो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि यहां से वेव शुरू हुई, क्रस्ट क्रिएट किया, ट्रफ क्रिएट किया और ये यहां पर आ गया, इसको बोलते हैं एक साइकिल। एक साइकिल या फिर बोले तो लैम्डा वेवलेंथ। पहले वेवलेंथ ही ना समझ लें, वेवलेंथ लिखा ही नहीं है, तो वेवलेंथ मुझे तुम्हें यहां पे समझाना पड़ेगा। पहले वेवलेंथ समझो, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है, तो यहां से वेव शुरू हुई, या फिर वेवलेंथ को हम तीन तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पता है कैसे? ये क्रस्ट है, इसका टॉप से लेकर अगला वाला क्रस्ट, इसको बोलते हैं वेवलेंथ या लैम्डा। यानी कि यहां से लेकर अगर फिर मैं अगले वाले क्रस्ट तक चला जाऊं, यहां तक, अगेन बोलेंगे लैम्डा। फिर अगर मैं यहां से लेकर अगले वाले क्रस्ट तक चला जाऊं, इसको बोलेंगे लैम्डा। या फिर व्हाट, ये हमारा ट्रफ, यहां से लेकर अगर मैं अगले वाले ट्रफ तक चला जाऊं, इसको भी लैम्डा बोलेंगे। यहां से लेकर मैं अगले वाले ट्रफ तक चले जाऊं, इसको भी लैम्डा बोलेंगे। या फिर यहां से लेकर एक ट्रफ, एक क्रस्ट और फिर से वेव आ गई यहां पर, इसको भी एक लैम्डा बोलेंगे। यहां से एक ट्रफ, एक क्रस्ट, फिर से वेव यहां गए, इसको भी लैम्डा बोलेंगे। तो समझ में आ रहा लैम्डा है क्या? लैम्डा है वेव की लेंथ। एक वेव का मतलब होता है एक उछाल, एक गिरावट और एक उछाल, तो इसको मैं बोल दूंगा वेवलेंथ। इसको यहां से यहां तक बोल दूंगा वेवलेंथ। या फिर अगर ये फिर से गिरेगी ऐसे करके, ऐसे, तो इसको भी बोल दूंगा वेवलेंथ। समझ में आई बात आपको? समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर? तो यहां पर ऊपर मतलब होता है कि हाई डेंसिटी, नीचे का मतलब होता है लो डेंसिटी, और ये जो लाइन ड्रॉ करी है इट इज द एवरेज डेंसिटी या फिर मीन। अभी मैंने बताया ना कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो पेंडुलम की तरह इस तरह से मीन पोजीशन के अलॉन्ग इस तरह से कट 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 इस तरह से चलते हैं, तो ये मीन पोजीशन है। समझ में आई बात? पहले ये मुझे बताओ, वेवलेंथ समझ में आया? वेवलेंथ क्या होता है? वेव की लेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा। ये होती है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं फ्रीक्वेंसी आपको समझा रहा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी वेव यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गई ना, यानी इसको एक साइकिल बोलेंगे। ठीक, अब ये यहां पर लिखा हुआ है 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल हो रहा है। ठीक है, यहां पर वही हम देख रहे हैं 20 मिली सेकेंड में 1 2 3 4 साइकिल हो गई। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? नीचे वाले की। क्यों? 20 मिली सेकेंड में यहाँ एक साइकिल पूरी हो रही है, यहाँ पर 4 साइकिल। तो 20 मिली सेकेंड मतलब अगर मैं एक सेकेंड भी ले लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेकेंड में यहाँ पे कम नंबर ऑफ साइकिल निकल के आएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल के आएंगी। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में 4 गुना है। कितनी बार वाइब्रेट, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है वेव का? टाइम पीरियड क्या होता है वेव का? वेव का टाइम पीरियड का मतलब है कि वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है। वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है? यहां पे लगा रही है 20 मिली सेकेंड, यहां पे कितना लगा रही है? यही हो गई एक वेव। यहां कितना लगा रही है? 5 मिली सेकेंड, 10, 15, 20, यानी कि एक साइकिल 5 सेकंड में, एक साइकिल 20 मिली सेकंड में। तो हमने एक चीज समझ में आ रही है हमें
कि टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे एक साइकिल पूरा करने में, उतना ही कम आपका फ्रीक्वेंसी होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, जैसे कि हमारा बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता है। याद आया आपको? PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैंने लेक्चर डाल दिया, जिस दिन होली थी उसी दिन डाला था मैंने, 9 मिनट का वो था गैसियस लॉज जिसमें आपको करवाए थे, मैंने देख लिया ना सभी ने। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब होता है जब एक चीज़ को घटाते हो तो दूसरी चीज़ बढ़ती है और वाइसे वर्सा। जैसे कि हमने फिलिप्स कर्व देखा था। फिलिप्स कर्व में क्या था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, था कि नहीं था? तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यूनिट इसकी जो होती है वो सेकंड इनवर्स हो जाती है, फिर इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज हर्ट्ज करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर लेके काम किया था। जिस तरह से हम फोर्स का यूनिट न्यूटन बोल देते हैं, है ना, पावर का वॉट बोल देते हैं, एनर्जी का जूल बोल देते हैं, उसी तरह फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज बोल देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अभी आते हैं एम्पलीट्यूड। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको रुक जाओ, अभी देखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है ये सब भूल जाओ, डिटरमाइन क्या करता है वो सब भूल जाओ। एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखो तुम, ये दो वेव हैं, लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स में, समझ लेना, ग्राफ है ये। तो जैसे मैं लॉन्ग कैसे समझाऊँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? सिंपल यार, इसका ज़्यादा है। और पता है जब तेज बोलता हूँ मैं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अभी जिस टोन में बोल रहा हूँ, तो अगर उसका अगर ग्राफ ये है, तो अब मैं जिस टोन में बोल रहा हूँ उसका ग्राफ ये है। क्यों? क्योंकि अब मैं तेज बोल रहा हूँ तो ऊपर तक उठेगा ये, यानी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फिर एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे, वही लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हाई लाउड साउंड है, जैसे कि अभी मैंने बोला जोर से, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा निकल के आएगा। लेकिन अभी जिस टोन में बोल रहा हूँ आराम से धीरे धीरे, तो उसका ऐसे निकल के आएगा, एम्पलीट्यूड उतना ऊंचा नहीं जाएगा वो, समझे आप। तो यूनिट जो होती है लाउडनेस की वो डेसिबल होती है। कितनी होती है? डेसिबल। और यूजुअली जो 130 तो नहीं, इसको 130 तो नहीं, लेकिन हाँ 80 आप कर सकते हो। 80 डेसिबल से ऊपर जो होता है वो आपका लाउड साउंड नॉइज़ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब जो 0 से लेकर आप ये समझ सकते हो कि 80 डेसिबल तक जो साउंड होता है वो ठीक माना जाता है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर जो साउंड होता है वो सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है। उसको हार्मफुल कंसिडर किया जाता है 80 से ऊपर, या फिर कहीं कहीं 85 डेसिबल से ऊपर जो होता है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपका ये 130 से ऊपर हुआ ना तो ये हार्म तक कॉज कर सकता है, ठीक है, ये इमीडिएट हार्म कॉज कर सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके 80 डेसिबल तक इसको सेफ कंसिडर किया जाता है, और इसके ऊपर तो मतलब थोड़ा सा अनसेफ चला जाएगा। जैसे कि आप होली वगैरह में अभी आप बजा बजा के खूब नाचे हो गए, है ना, तो वो सब होते हैं 80 डेसिबल। और अगर 130 डेसिबल से ऊपर है तो एकदम इमीडिएट हार्म कॉज कर सकता है, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग। तो कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है अपनी मीन पोजीशन से। वही पेंडुलम वाला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पेंडुलम अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है, इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं, ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं है, यहाँ से यहाँ अपनी कितना मीन पोजीशन से अपना कितना हो गया। जैसे कि जो मेरा पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट हो रहा था ना, ऐसे वाइब्रेट हो रहा था साउंड वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसे तो वाइब्रेट हो रहा था आगे पीछे। अब अगर ये पार्टिकल ऐसे जाए ना, बहुत दूर तक जाए, इसका मतलब होता है वो लाउड साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। समझ में आपको कि अगर थोड़ा सा मतलब उतना दूर ना जाए अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, अगर ज़्यादा दूर ना जाए तो मतलब लेस एम्पलीट्यूड का है, लो उसका काइंड ऑफ लाउडनेस होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लाउडनेस है बिकॉज अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर गया वो। समझ में आती है बात आपको? ठीक है। अब आ जाते हैं पिच, लाउडनेस एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो लाउडनेस आप समझ गए हैं। और सर जो पिच होती है, पिच वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे लड़कियों की जो पिच होती है, जैसे लड़कियाँ नहीं पतली आवाज़ होती है, श्रिल आवाज़ होती है, तो उनकी लड़कियों की, जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो ठीक है, तो उसकी पिच ज़्यादा हुई। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कि आप सुन रहे हैं दूरदर्शन, ठीक है, आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये श्रिल वॉइस नहीं है, ठीक है। श्रिल क्या होती है? लड़कियों की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, लड़कों की जो वॉइस होती है वो श्रिल कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लड़कियों की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ, एक मस्कीटो
को लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक लायन को लेता हूँ, किसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? जल्दी 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 जल्दी। सर एक बार काट लो बेटा यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा है, हाँ? जल्दी बताओ। लाइन की ज़्यादा होगी? बिल्कुल गलत जवाब, मस्कीटो की ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मस्कीटो की आवाज़ शील होती है। पता नहीं मस्कीटो लोग क्या दिक्कत होती है, अरे भाई काटना है काट लो आके, दिमाग क्या ख़राब कर, तो कान में आएगा कान, क्या भाई, क्या तो गाना गा रहे हैं आके कान में? पता नहीं क्यों, आज तक किसी को पता है कान, ये कान में आके क्यों ऐसा वाइब्रेट करते हैं? कौन से वाइब्रेशन देना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं क्या अपने को जो अपन लोग समझ नहीं पाते हैं? अरे भाई काटना है आके काट लो, लेकिन कान में आके बू बू क्यों करना होता है इनको? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आज तक मतलब मस्कीटो का कोई समाधान नहीं निकाल पाया, बहुत काटते हैं यार मच्छर सही में, मतलब लोग मार्स तक पहुंच गए लेकिन मच्छरों का कुछ नहीं कर पाया, मानना पड़ेगा। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड जैसे अब मान लो उसकी सोनू निगम है, ठीक है, फिर अरिजीत सिंह है और टोनी कक्कड़ है, ठीक है, तो दोनों ही अगर मैं बोल दूँ सेम लाउडनेस में गा रहे हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पे गा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वॉइस से आपको समझ में आ जाएगा अरे ये अरिजीत सिंह है, टोनी कक्कड़ है कि नहीं? समझ में आ जाए कि नहीं? या फिर अरिजीत सिंह और ये अनु मलिक है, आ जाएगी कि नहीं समझ में? क्यों? कि वो क्वालिटी भी होती है एक साउंड की, जिसको हम टिम्बर बोलते हैं। और जब साउंड को हम जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको अगर हम मिला देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, तो उसको हम नोट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम नोट बोलते हैं। खून चाहिए बोल रहा है, अच्छा खून चाहिए तो ले ले भाई तो ओडोमॉस, ओडोमॉस से कुछ नहीं होता यार, मतलब वो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ना, कि जैसे पूरी तरह से इनको ख़त्म ही कर दो। अब मुझे पता नहीं इनका फूड चेन में क्या रोल होता है, अगर ये हट जाएंगे पूरी तरह से मस्कीटो तो कौन सा ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव तरीके से, ये मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। तो टिम्बर जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये फ्लूट है, ये है ना वॉइस है वॉल्यूम, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किसका क्या है, क्योंकि सबका क्वालिटी अलग है। पिच और लाउडनेस मैंने बता दिया, पिच आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करता है साउंड की, और जो लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस कैसे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड से। आगे बढ़ते हैं। ऑडिबल रेंज क्या होती है साउंड की? तो ऑडिबल ह्यूमन ईयर की होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको कि हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ये हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो इसको सुन सकते हैं, ठीक है, वो इसको आराम से सुन सकते हैं। ये एक अडल्ट की बात हो रही है सर, बच्चे की बात नहीं हो रही है। एक जो बच्चा होता है, मान लो कि 3-4 साल का बेबी है, ठीक है, तो वो आपका मान लो कि आप 5 हर्ट्ज से, ये 20 हर्ट्ज है ना, तो 5 हर्ट्ज से लेके 25,000 हर्ट्ज, या फिर 25, वही 1000 का मतलब तो आपको पता होगा ना, 1 किलो मतलब 1000, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें 25 किलो हर्ट्ज तक ये एक बच्चा सुन सकता है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भूकंप आता है तो गाय भैंस बकरी ये सब जो है उछल मतलब दौड़ने लगते हैं, उनको समझ में आ जाता है, उनको अंदेशा हो जाता है ना, और कुछ लोग ऐसे उसको रिलेट करने लगते हैं कि मतलब ओहो क्या हो गया अजीब सा, लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि जो ये हमारे कैटल्स होती हैं, या फिर जैसे हमारे ये कितना गुस्से में रहता है ये हिप्पोपोटामस, नहीं, ये हमारा एलिफेंट हो गया, तो इन सब को क्या है कि इनको पहले ही आभास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंफ्रासोनिक वेव्स को भी सेंस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक वो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और जो हमारा भूकंप आता है, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, आपकी जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, वो इंफ्रासोनिक नेचर की होती हैं। कमेंट करके बताओ कि जो हमारी सीस्मिक वेव्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, और सबसे पहले हमारी अर्थ सरफेस में कौन सी वेव पहुंचती है। तो 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक। ये तो हो गया हमारा हियरिंग रेंज हो गया, ये हियरिंग रेंज हो गया। अगर 20 से कम है, यानी कि जो मिनिमम है उससे कम है, तो इंफ्रासोनिक। अगर मैक्सिमम से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है? जैसे हमारा चमगादड़ है, ये बैट है, डॉल्फिन है, वेल है, ठीक है, ये सब जो हैं ये अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं, इनमें ये काबिलियत है, खासियत है। क्या और मैंने पूछा था आपसे, क्या पूछा था? हाँ, तो सिस्मिक वेव 2 तरह की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव 2 तरह की होती हैं, पी वेव, एस वेव, और उसमें से जो सबसे पहले पहुंचती है
भाई 3 तरह की नहीं होती, मेनली तो हम 2 तरह में क्लासिफिकेशन करते हैं दीपुंदु वैसे तो, बॉडी और सरफेस। बॉडी में होती है पी और एस, तो पी वाली सबसे पहुंचती है जल्दी, है ना, चप्पल लेके हाथ में, हम फर्स्ट, और इसी वजह से इट इज़ द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ में सबसे पहले। सर मेरा खून पी के एक मच्छर जिम कर रहा, अच्छा चलो भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अब ये सब सोनिक क्या होता है भाई? सोनिक क्या होता है? सोनिक का मतलब है कि भाई आपका, हम बोल सकते हैं कि साउंड का स्पीड जो है, पहले हमने साउंड का स्पीड नहीं पढ़ा ना एयर में, पहले वो समझ लेते हैं, देन ये सोनिक वॉनिक पे आते हैं, ठीक है। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होती कितनी है। तो स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मली जो होती है वो हम 343 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं एयर में, और आई थिंक 30 डिग्री सेल्सियस पे लगभग, ठीक है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है, और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो ये 320 मीटर पर सेकंड से भी कम होती है। इन जनरल अगर हम बात करें मैटर की डिफरेंट जो स्टेट होती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो केमिस्ट्री जो हमने पढ़ा था बहुत सालों पहले की बात है, याद करो कभी पढ़ा था केमिस्ट्री मैटर, याद है कुछ? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने 3 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़े थे। इनमें मेन डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस ये थे कि भाई सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं बड़े कंडेंस्ड होते हैं, मतलब बड़े क्लोज टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं? लिक्विड में थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर बड़े पास में हैं, तो आपको नहीं लगता कि बड़ी आसानी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बड़ी आसानी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी वजह से साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड, देन गैस। अब यहाँ पर बेचारे को जाना पड़ेगा उठ के, भाई उसको दे देना, वो बोलेगा भाई उसको दे देना, इस तरह से। तो सॉलिड में भी अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में सबसे हाईएस्ट होती है, ध्यान रखना। तुम स्टेनलेस स्टील, तुम्हें हो सकता है याद हो, स्टेनलेस स्टील में नो डाउट होती है काफ़ी तेज, लेकिन स्टेनलेस स्टील से भी अगर ज़्यादा पूछ लेना स्पीड किस में होती है तो एल्यूमिनियम में होती है। एल्यूमिनियम की एक और का नाम बताओ। तो 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में 6040, स्टील 5960, आयरन 5950, ब्रास किसका अलॉय होता है ये बताओ, देन ग्लास। मतलब क्या सब में आपको याद करनी है? नहीं, सब में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एल्यूमिनियम और निकल याद कर लो बस। बाकी ये जो मैंने बताया था 343 और 330, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की एक और हो जाएगी जैसे कि बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट के सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में उड़ीसा है आपका, है ना। और अगर बात करेंगे जैसे ब्रास की, तो ब्रास है आपका कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का। स्टील किसका है? जल्दी से बताओ अलॉय किसका होता है? अब वाटर, अगर लिक्विड में बात करें वाटर में ही, तो वाटर में एक तो सी वाटर, एक डिस्टिल्ड वाटर है। सी वाटर का मतलब है समुद्र का पानी, डिस्टिल्ड जो हम पीते हैं, है ना, प्योर वाटर एकदम। तो सी वाटर में ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। आप खुद सोचो, उसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल तो है ही, प्लस सॉल्ट का मॉलिक्यूल भी है ना। जैसे कि जो हमारा ये वाटर है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं प्योर मैटर। इस मैटर प्योर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि मैटर 2 तरह के, प्योर हो सकता है और इम्प्योर। इम्प्योर तो नहीं, लेकिन हाँ मिक्सचर, प्योर और मिक्सचर। तो ये जो है आपका ये मिक्सचर होगा, और किस तरह का मिक्सचर होगा कोई बताएगा? मिक्सचर क्यों होगा और ये प्योर मैटर क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल है और वो H2O है। इसलिए मिक्सचर इसलिए होगा बिकॉज इसमें ना सिर्फ H2O है बल्कि इसमें NaCl भी होगा, इसमें MgCl2 भी होगा, और भी तरह के सॉल्ट होंगे जो सी वाटर होता है उसमें। तो ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको कि ये देखो NaCl है, ये देखो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो स्पीड भी ज़्यादा होगी सी वाटर में कंपेयर टू डिस्टिल वाटर। देन एथेनॉल में, देन मेथेनॉल में सबसे कम होगी अगर देखें तो, ठीक है। गैस की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, देन हीलियम, देन एयर, ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन में अच्छी खासी होती है। तो हाइड्रोजन वाला ध्यान रख लेना थोड़ा सा, और डिस्टिल या सी वाटर वाला थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा सी वाटर, 1500 से थोड़ा सा कम डिस्टिल वाटर। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, और अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये वैल्यूज़ तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज रेलवे में तो डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं कि ये मैक नंबर क्या होता है। तो साउंड की स्पीड हम समझ गए, और इसी वजह से आप, अच्छा ये बताओ कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है इन एयर? और मुझे एक चीज़ याद दिलाना थोड़ा सा, पोलराइजेशन के रिगार्डिंग मुझे लास्ट में एक पॉइंट लिखवाना है वहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल और आपका ट्रांसवर्स वेव में। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी इतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में, और इसकी कितनी देखी थी? लगभग 340 मीटर पर सेकेंड।
तो किसकी ज़्यादा है? लाइट की ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम साउंड की स्पीड देखें तो लाइट की तो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो बिजली हमें पहले दिखती है और आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती तो चमक पहले समझ में आ जाती है और जो आवाज़ है वो बाद में समझ में आती है, क्योंकि वो देर में ट्रैवल करती है ना, इसलिए। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है एक ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से धीमा है, आपको सोचो ऑब्जेक्ट की स्पीड थोड़ी सी कम है साउंड की स्पीड से, तो क्या होगा? मैक नंबर 1 से कम आएगा। और अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैक नंबर 1 से ज़्यादा आने वाला है। अब अगर 1 से या फिर 1.2 कर लो, 1.2 से 5 तक अगर है आपका मैक का स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड इतने मैक है, 1.2 से 5 मैक, तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है। देन अगर 5 से ज़्यादा है, 5 क्या है यहाँ पर? 5 मैक नंबर है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलेंगे। और एकदम 1 है तो वो आपकी क्या होगी? वो होगी आपकी ट्रांसोनिक। ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? तो ब्रह्मोस, ध्यान रखना, सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, मुश्किल से 5 मिनट का। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, यस। फोक डांस 2 एंड बुक्स के ऑथर्स की अच्छा पीडीएफ नहीं मिली अभी क्या उसकी? सर स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन ये होता है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, उस पर भी वैसे आने वाले थे अभी, लेकिन चलो पूछ रहे हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि जो साउंड का स्पीड है, यानी कि जो आपका ध्वनि है उसकी जो गति है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जो गति होती है वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और एको पे आते हैं। इसको भी इको नहीं बोलते हैं, एको बोलते हैं। ठीक है, इको, एको। ठीक है, ये भी मुझे अभी पता चला, मतलब एको ही बोलते हैं वैसे, मतलब मेरी आदत है इको बोलने की। ठीक है, मैं इको ही बोलूँगा, लेकिन बोलने के लिए तो आएगा नहीं पेपर में। इको या एको क्या होता है? इको होता है साउंड का रिफ्लेक्शन। ख़त्म। साउंड का रिफ्लेक्शन का मतलब है साउंड टकरा के कहीं से वापस आए, ध्वनि अगर कहीं से टकरा के वापस आए उसको इको बोलते हैं। क्लियर रहती चीज़? जैसे कि आपने सुना होगा कि रूम में, ठीक है, आप जैसे रूम है, अब रूम में अगर मान लो रूम खाली हो, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कोई रूम है, कोई बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर अगर सब कुछ खाली खाली माहौल है, पूरा खाली है, तो है क्या ना कि फिर साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है। क्योंकि अभी जैसे मान लो कि मैंने गद्दे उद्दे डाल दिए रूम में, है ना, कर्टेंस लगा दिए, ये सारी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये को आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब ये रिवर्बरेशन को ज़रा समझते हैं कि रिवर्बरेशन क्या चीज़ होती है। तो रिवर्बरेशन होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जब मैं हॉल की बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर आप इको नहीं सुन रहे हो, वहाँ पर आप रिवर्बरेशन सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिस्टिंक्ट एको को सुनने के लिए, यानी प्रॉपर एको को सुनने के लिए, क्लियर एको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। सोर्स एंड रिफ्लेक्टर का मतलब है कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से टकरा के आ रही है,
उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम वो 17.2 मीटर इतनी होनी चाहिए। अगर इससे डिस्टेंस कम है तो फिर इको नहीं, रिवर्बरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार जैसे यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, ठीक है, वो प्रॉपर इको आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर इको होने के लिए 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप ये हैं और आपने खूब ज़ोर से कुछ चिल्लाया, ठीक है, जब आप चिल्लाएंगे तो आपके मुंह और इसके वॉल के बीच में जहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट 17.2 मीटर की डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए, इतनी, ठीक है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए, जो कि यूजुअली नहीं होती है। तो इस वजह से जो आप हॉल में सुनते हैं वो रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन इज रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बार बार। अब अगर आपको डिस्टिंक्टिव इको सुनना है तो आप जैसे पहाड़ियों में जाइए, पहाड़ों वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर आप अगर बोलेंगे तो वहाँ से पहाड़ियों से आवाज़ जो टकरा के आती है वो डिस्टिंक्टिव इको होती है। जैसे आपने चिल्लाया राधा 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 राधा, इस तरह से जो वॉइस आ रही, क्लियर, क्लियर का मतलब है आपने राधा बोला तो प्रॉपर राधा सुनाई दे रहा है इको में, जो वो टकरा के आ रहा है, ऐसे नहीं आ धा 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 इस तरह से आ रहा है। तो वो तुम अगर हॉल में करते हो तो वो धा आ होता होगा, वो इको नहीं है, फिर वो रिवर्बरेशन है, बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अमित, ठीक है, बोला तो रिवर्बरेशन होगा तो मित इत 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 इस तरह से सुनाई देगा। क्लियर है? चलो भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी रिवर्बरेशन के कॉन्सेप्ट पे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दैट दिस इज़ योर स्टेथोस्कोप। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। आपने इसको देखा होगा, डॉक्टर लोग इसको ऐसे ही गले में टांगे रहते हैं जिस तरह से हमारे शिव जी के गले में नाग होते हैं ना, सांप होता है। तो एक्चुअल में इसका क्या करते हैं डॉक्टर लोग, तो इसको लगाते हैं इसको लगाते हैं अपने कानों में और इसको लगाते हैं आपके हार्ट में यूजुअली, और उससे उसका साउंड वो जानना चाहते हैं कि प्रॉपर तरह से आपका हार्ट बीट है कि नहीं। तो स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट को मेजर किया जाता है, और ये जो होता है आपके रिवर्बरेशन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। ये थोड़ा अल्ट्रासोनिक साउंड जो भी हमने पहले पढ़ा था, अल्ट्रासोनिक मतलब 20 किलोहर्ट्ज़ से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनको प्रोड्यूस बैट और डॉल्फिन करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड को जो है ये फीटस का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तो जैसे कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं तो उनको, है ना, आपने देखा होगा कि वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, नॉट फॉर द जेंडर डिटर्मिनेशन। जेंडर डिटर्मिनेशन पूरी तरह से बैन और होना भी चाहिए, ठीक है, ये अपराध है और होना भी चाहिए, क्योंकि जेंडर डिटर्मिनेशन का बहुत गंदी तरीके से पहले इस्तेमाल किया गया है कि ये देखने के लिए लड़का है लड़की है तो अबॉर्शन करवा देते थे। ये सब घटिया चीज़ें होती थी पहले। तो इसके चलते जो अभी गवर्नमेंट ने अच्छे कदम उठाए वो ये हैं कि ये सब अल्ट्रासाउंड जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए बिल्कुल बैन है। जो करवा रहा है और जो कर रहा है, दोनों की ऐसी तैसी होगी और होनी भी चाहिए, कायदे से सुताई होनी चाहिए ऐसे लोगों की, तो ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था, अभी तो खैर नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो हमने स्टैटिक जीके में पढ़ा था सेंसस के बारे में, तो वहाँ हमने देखा भी था कि सबसे कम अगर सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, तो वो आपका हरियाणा में था 879, है ना, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, केरला में 1084, याद है आपको, तो वो है। तो और सबसे बताओ जरा कि सबसे यूटी कौन सी थी, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे सबसे कम जेंडर ये सबसे कम सेक्स रेशियो था, बताओ तो ये चीज़ क्लियर है आपको, है ना। तो वही चीज़ है। तो आई होप अब जो अगला सेंसस आएगा वहाँ पे हरियाणा काफ़ी इंप्रूव करेगा। तो टू मॉनिटर ये तो आप समझ आ गया, ठीक है। बिकॉज होता क्या ना कि जो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो आपको मतलब पीट्स कर सकती हैं। पीट्स का मतलब है चीरते हुए आगे चली जाती हैं, वो चीरते हुए मतलब आपको इस तरह से अफेक्ट नहीं करती हैं कि जैसे अल्ट्रासोनिक गई तो आपको कुछ दर्द होने लगेगा। आपको ही पता है, आप में से काफ़ी लोगों ने करवाया भी होगा, तो इस तरह से कुछ पेन थोड़ी ना होता है ना। आराम से लेट के बढ़िया करते हैं वो अल्ट्रासाउंड। ये होता है कि जैसे हमारी वॉल है, लकड़ी है ना, इन सब से वो निकल जाता है अल्ट्रासोनिक। तो हमारा तो जो मांस है, हम जो है मांस है, वो उससे तो आराम से ही निकल जाएगा अल्ट्रासोनिक जो वेव है। तो उससे हमारे अंदर के बारे में पता चल जाता है, और जो हमारा बेबी होता है, फीटस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता चल जाता है कि उसके ऑर्गन ढंग से डेवलप हो रहे हैं या नहीं डेवलप हो रहे हैं। दमन और दीव बिल्कुल सही, बिकॉज हमने इस तरह से याद किया था, वहाँ लड़कियों का दमन होता है, ठीक है। क्लियर है। प्रॉपर इको के लिए तो होना ये चाहिए कि एक स्मूथ सरफेस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर इको के लिए अगर प्रॉपर एकदम इको चाहिए तो डिस्टेंस तो वो चीज़ आपने समझ ही ली, ठीक है। एक स्मूथ और हार्ड सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ और हार्ड सरफेस होनी चाहिए। इसी वजह से जब एकाउस्टिक्स लगाए जाते हैं, एकाउस्टिक्स क्या होते हैं, तो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडियो वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा चारों तरफ दीवार में वो एकाउस्टिक्स लगा के रखते हैं। एकाउस्टिक्स
वो फोम होता है एक तरह का, फोम का एक शेप भी हो सकता है, आपने देखा हो इस तरह का कुछ शेप होता है, उसका शेप है ना होता है, तो वो रफ़ होता है, बहुत रफ़ होता है और स्मूथ होता है। तो इससे क्या है, इको कम, रिफ्लेक्शन कम, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, बिकॉज उसका पर्पस एब्जॉर्प्शन का होता है। शेप उसका इस तरह से इसलिए रखा जाता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द साउंड एब्जॉर्प्शन। जिस तरह से हमने विली के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यूज टू आइडेंटिफाई किडनी स्टोन के बारे में पता चल जाता है यहाँ पर, टू आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ऑलराइट, सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बेस्ड है। आपका डिवाइस दैट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट स्पेशली अंडर वाटर बाय द मीन्स ऑफ साउंड वेव सेंट आउट टू बी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उससे साउंड का रिफ्लेक्शन होके वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके वो रिफ्लेक्शन होकर वापस आ जाएगा। जिस तरह से जो हमारे बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई प्रे होगा, तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार कुछ है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेना है उनको। ठीक है, तो इस पर वो काम करते हैं। तो ये जो है सोनार हो चाहे बैट हो, ये सब आपका जो एको होता है उस पर ये काम करते हैं। एको ही है एक तरह का, एको इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये कुछ वन लाइनर आप देख सकते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज, लाउडनेस जो होती है साउंड की, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो जो लाउडनेस है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की प्रोपोर्शनल है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड अकाउस्टिक। तो प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ जो साउंड वेव होता है उसकी स्टडी को हम अकाउस्टिक्स बोलते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर वो हम देख चुके हैं, 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा और 1500 से थोड़ा सा ऊपर होता है सी वाटर में। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता और साउंड वेव को मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अभी आई थिंक वॉइस आ रही होगी, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, पोलराइजेशन के बारे में बता देना था। हाँ, तो पोलराइजेशन के बारे में बताते हैं। और थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा आपको, है ना, आज साउंड की क्लास में पूरा हम आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाना चाहते हैं ना, इसलिए तो ध्यान इस चीज़ का रखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपकी साउंड वेव होती है, ठीक है, अभी नहीं आ रहा होगा, तो जो साउंड वेव होता है और लाइट वेव, उसमें क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब पोलराइजेशन के बेसिस पे। ये एक्चुअल में 11th 12th में पोलराइजेशन वगैरह पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए कि जो साउंड वेव है इसको कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड, यानी इसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लाइट वेव की बात करेंगे तो इट कैन बी पोलराइज्ड। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एक चीज़ ये ध्यान रख लेनी। और यहाँ पर जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम एक वेव की बात करते हैं तो उसके लिए उसकी स्पीड मान लेते हैं ये है, ठीक है, v, उसकी वेलोसिटी। डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस उसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बन के निकल के आता है, बट ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है। अब आप इसको, अगर मैं ये लैम्डा अपॉन टी है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, कोई दिक्कत तो नहीं। और 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन टी आपका फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा न्यू, ठीक है, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है, न्यू। एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर न्यू लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा।
अब आप क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सक्षम हैं? सक्षम है तो फिर करो क्वेश्चन जल्दी से। सक्षम, पहला क्वेश्चन पहले एसएससी करते हैं, देन ये यूपीएससी वाले करेंगे। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कॉजेज एन इको। और कल से क्लास का टाइमिंग सुबह 9:30 कर लिया जाए क्या? क्यों 9:30 कर लेंगे कल से टाइमिंग अपन? चलो, तो इको कॉजेज, तो व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, विच वन कॉजेज इको, विच अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक न्यूमेरिकल टाइप होगा क्वेश्चन और सब लोग गलत करने वाले हैं उसको। अभी वो कराऊंगा, वो सीडीएस वाला वैसे तो सवाल है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट सभी लोग गलत करने वाले हैं। ठीक है, वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। वो इको वाले पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो। अमंग दी फॉलोइंग इन विच मटेरियल द स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट, तो जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे तेज किस में होती है? निकल, स्टील, आयरन या फिर एल्यूमिनियम? तो मैंने अभी आपको बताया कि एल्यूमिनियम में सबसे तेज होगी, स्टील में होगी नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होगी। नो, ओके, नहीं सर, नहीं जवाब आ रहा है क्या सबका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड। अब होता क्या ना कि थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, मतलब अगर 9:30 बजे पे शुरू करेंगे थोड़ा सा जल्दी टाइम पे फिनिश कर पाएंगे। तो कल से सुबह 9:30 बजे ही क्लास होगी, ठीक है, 9:30 पे। कल चेक कर लेना, अगर 9:30 का शेड्यूल लगा होगा तो 9:30 पे ही क्लास होगी आपकी। और वैसे क्लास कितना ही दिन बाकी है, एक ही हफ्ता तो है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना। बस आपके फिज़िक्स के 4 लेक्चर, इसके बाद 4 लेक्चर और बाकी हैं फिज़िक्स के, और उसके बाद एनवायरनमेंट के कुछ देखते हैं, है ना, 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा वो। तो नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड, तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंडेंट होती है? हाँ, सुयश प्रताप सिंह उसी पे है, तुम समझ गए हो, यस वही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा था, ऑप्टिक्स तो यार लाइट से एसोसिएटेड है, ये किससे एसोसिएटेड है? लाइट से। आंसर इसका जो सही होगा दैट वुड बी अकाउस्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी। इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू। अगर 10 ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो उसकी किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है, यही होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो किलो हर्ट्ज में आपको बताना है सर, तो किलो हर्ट्ज में कितना होगा? तो किलो हर्ट्ज में हो। सर इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी? सर इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा, तो बैच के अंदर मिलती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड 10 हो रहे हैं, अब यही आपका 10 हर्ट्ज हो जाएगा, लेकिन हमें किलो हर्ट्ज में चाहिए, तो किलो हर्ट्ज में चाहिए तो 1000 से भाग करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी होती है, 10 ऑसिलेशन कर रहा है, नहीं 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। किलो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना है, 1 किलो हर्ट्ज में होता है 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज में अगर किलो हर्ट्ज देखेंगे तो 0.001 होगा किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 10 था तो वो 0.01 आ गया आपका, ऑलराइट। देन आगे बात करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो ऑड रेशियो में होती हैं। ऑड रेशियो का मतलब होता है, ऑड रेशियो का मतलब होता है जैसे रेशियो 1:3:5:7 ये। तो एक जो वाइब्रेटिंग जो एक एयर कॉलम होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, वो एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप उसके इस तरह से निकलता है, जैसे 1 सेकंड में पहले 1 वाइब्रेशन होगा, देन 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशंस होंगे, देन 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। जो आपका ओपन होता है उसमें तो आपके इवन हार्मोनिक्स ही होते हैं, इवन ही हार्मोनिक्स होते हैं उसमें। 36 पे आते हैं, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने याद किया था यार, 1500 से थोड़ा सा कम होता है डिस्टिल्ड वाटर, 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है सी वाटर। तो सी वाटर में होता है 1533 और डिस्टिल्ड वाटर में 1498। बैट्स सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और परावर्तन का पता लगाकर शिकार की तलाश करते हैं और अंधेरी रात में सहंसा की तरह उड़ते हैं? बताओ जल्दी से। तो क्या आंसर होगा?
तो यहाँ पर वो यूज़ करते हैं अपना अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जो कि 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती हैं, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो एयर में वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की? तो 220, 232, 343 या 110। अगला क्वेश्चन बताओ। साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर दैन द फ्लैश ऑफ द लाइट इज दैन द फ्लैश ऑफ लाइट इज विजिबल। तो बिजली चमकने की बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सा सही है बताओ। और किसी को बर्फ़ बर्फ़ तो नहीं खानी भाई, बताओ जल्दी बताओ। खानी हो तो सुपर चैट पैसे भेज देना, मेरा आ जाएगी घर में। सर साउंड वेव्स माउंटेन में क्यों लगता है? मतलब साउंड वेव्स माउंटेन में क्यों लगता है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं सर अजीत नेगी जी, वो अल्ट्रासोनिक क्योंकि प्रोड्यूस करता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, और वो हमें सुनाई नहीं देता, तो चमगादड़ का आवाज़ हमें वो सुनाई नहीं दे सकता है। ठीक है चलो, तो इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट करेक्ट पूछा है, ये ज़रूरी है कि करेक्ट कि नॉन करेक्ट ये पता होना चाहिए। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन वी कॉल द वेव अ ट्रांसफर वेव। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलॉन्ग द, नहीं इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ वेव हैविंग द सेम फेज एट अ particular instant time is called wavelength. If the constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave, it is called as longitude. No transverse बोलते हैं। Frequency of wave is the number of oscillation of each constituent particle in the vibrating medium per minute. नहीं, per second होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेवलेंथ हमने पढ़ा था, एक क्रस्ट से लेके सक्सेसिव अगले वाले क्रस्ट, या फिर एक ट्राफ से लेके जो अगला वाला ट्राफ है उसके बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, what is the rate at which a wave moves through the water and is measured in knots? Knot उसको वेव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जिस स्पीड में वेव वाटर में चलती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ वी नो दैट इट ऑसिलेट्स 100 टाइम्स इन 5 सेकेंड? 5 सेकेंड में 100 बार वाइब्रेट कर रहा है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति होती है कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं 1 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड में 100 टाइम्स, तो 1 सेकेंड में 20 बार, तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 43. How long will a sound wave can travel to 1.5 किलोमीटर which has a frequency of 5 किलोहर्ट्ज and wavelength of 6 सेंटीमीटर? अब ये उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड है जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वही है ये। जरा करो इसको, फिर मैं आपको वाला क्वेश्चन कराऊंगा अभी CDS में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे भाई v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कितना है? 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन वेवलेंथ की यानी लैम्डा की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.06 मीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और न्यू कितना है? फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 किलो हर्ट्ज। हमें इसको हर्ट्ज में रखना है सो दैट कि मीटर पर सेकेंड में हमारी जो स्पीड है वो निकल आए। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है 5 × 30 होगा ये, और 3 0 हैं, तो 3 0 लगा दिए मैंने, 2 के बाद पॉइंट है, तो वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकेंड, या फिर स्पीड आ गई 300 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर, यानी कि मीटर में अगर हम रखें, मीटर में ही क्यों रखेंगे? क्योंकि ये जो हमारी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए हम यूनिट्स को एक ही उसमें रखते हैं। जितने भी हम रखते हैं पैरामीटर्स उनको सेम यूनिट में रखने का प्रयास करते हैं, सो दैट कि हमारा SI यूनिट में आंसर आए, या फिर जिस भी इसमें पूछा, सेकंड में पूछा ना इसलिए। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको मीटर में चेंज करने के लिए, तो 1500 हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ये पूछा है ना, तो वही टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही पहले कर देना चाहिए था। खैर, तो 300, 2 0 कटेंगे, 5 आ जाएगा आपका 5 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। 44. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव विद अ पीरियड ऑफ 0.04 सेकेंड? अब टाइम पीरियड है उसका 0.04 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी बता दो। बड़ा आसान है, आखिरी क्वेश्चन है, एक और नहीं होगा तो और कर लेंगे, उसके बाद उसी के करेंगे। ठीक है, UPSC वाला है भैया, चाहे समुद्र का हो चाहे कहीं का हो, वो ट्रांसवर्स ही बनाएगा पानी। ठीक है,
अगर वो अच्छा ओशन में तो देखो भैया, समुद्र में क्या होता है, समुद्र में ठहरा हुआ पानी नहीं होता है। तो ठहरे हुए पानी में क्या है ना कि पानी अगर जैसे चल रहा है, जैसे सुनामी होता है, अगर पानी चल रहा है तो अगर चल रहा है उससे मूवमेंट हो रहा है तो फिर आप अच्छे से वेव्स नहीं देख पाओगे, स्टिल हो पानी तो उसमें आप वेव देख पाओगे, वो चाहे कहीं का भी पानी हो, ट्रांसवर्स वेव ही उसमें उठेंगी। ठीक है। सुनामी में क्या होता है, सुनामी को क्या बोलते हैं, हार्बर वेव्स बोलते हैं ना, वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है कोस्ट तक, और वेव के फॉर्म में इस तरह से ट्रैवल करता है और वो एनर्जी ट्रैवल करती है, और एनर्जी जैसे ही कोस्ट में हिट करती है तट में, वो पूरी एनर्जी उसकी डाई डाउन हो जाती, मर जाती है, और वो पूरी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है कोस्ट पे, और इसी वजह से बहुत भयंकर तबाही होती है तट पे यानी कोस्ट पे, है ना, इसी वजह से। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड है 0.04, तो इसको अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 आएंगे, ये कितना आएगा 25, तो 25 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक और कर लो बस। विच वेव ऑसिलेट्स पैरेलल टू द मोशन ऑफ द साउंड वेव, तो कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समांतर दोलन करती है, पैरेलल, तो पैरेलल वाइब्रेट करती है, लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रांसवर्स होती है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। बाकी कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, अभी आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें पूछे गए आपके, इसके 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन व्यूइंग और फ्लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग दी, वो वाला क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, नहीं तुम लोग को भागने की बड़ी जल्दी रहती है ना, इसलिए बोल रहा था। ये वाला क्वेश्चन करो पहले, 6वां वाला। सर 9:30 नहीं, अच्छा सर एक टॉपिक तो छोड़िए भाई, बताया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से साउंड की स्पीड तेज होती है और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है साउंड की स्पीड पे, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो नहीं बताया मैंने। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, मैंने बताया आपको। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लें। हाँ पाएंगे तो 10-10 पे ही, नहीं यार जब 9:30 पे बोलेंगे तो 9:40 पे आएंगे ना। अब वर्सन बेटा आज 10:03 पे आए थे, ध्यान रखना। A person burned a firecracker in front of a cliff and heard its echo 5 seconds after it the burst. The distance of the cliff from the person if the speed of sound is 340 is close to. तो स्पीड है आपकी ये, यहाँ रख देता हूँ डिस्टेंस और यहाँ रख देता हूँ टाइम। टाइम है 5 के 20, 5 से 15, 16, 17, 1700 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल गलत है आंसर। जितने लोग का 1700 निकला सब गलत हो, सब गलत हो जितका 1700। क्यों? क्योंकि जब ये फायर क्रैकर है, ठीक है, जब इसका साउंड निकला होगा तो ये टकराया होगा और टकरा के वापस भी तो आया होगा, तभी तो आपने इको को सुना। ऐसा तो है नहीं कि बस वहाँ चला गया, वहाँ से जाके आया भी होगा। तो अगर यहाँ से जहाँ से प्रोड्यूस हुआ साउंड और यहाँ के बीच में डिस्टेंस अगर डी है तो एक्चुअल में साउंड डी ट्रैवल नहीं किया है, 2D ट्रैवल किया है सर, 2D। जब इको की बात आएगी तो ध्यान रखना डिस्टेंस में आप 2D रखेंगे, क्योंकि साउंड गया है भी है और टकरा के वापस भी आया है, तो उसने 2D डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। इसीलिए आपको 2 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा और 850 मीटर इसका आंसर आएगा। अब करिए इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को। द टाइम पहला, द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन व्यूइंग अ लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर ऑफ अ क्लाउड इज 10 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एंड द लाइट इन द एयर आर 330 मीटर पर सेकंड एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाउ फार अवे इज स्टॉर्म, कितना दूर है स्टॉर्म? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, एक सेकंड क्या लिखा होता है, टाइम लॉस, ठीक है। तो यानी कि लाइट का, तो लाइट तो हमें पहले दिखा जाएगी, साउंड बाद में आएगा। कितना डिफरेंस है? 10 सेकंड का डिफरेंस है। अगर हम देखें तो साउंड का स्पीड नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू लाइट के स्पीड, ठीक है। तो लाइट का मान लेते हैं, जैसे ही ये थंडर हुआ तुरंत आ गया, तुरंत विद इन नो टाइम। अगर आप देखें तो विद इन नो टाइम आ गया, और साउंड वाले को लग रहा है तकरीबन 10 सेकंड, साउंड वाले को 10 सेकंड लग रहा है। स्पीड कितनी होती है साउंड की? इतनी होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 330, टाइम कितना लग रहा है उसको? 10,
तो डिस्टेंस कितनी हो गई 3300 मीटर के समथिंग, अबाउट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड को हमने बोल दिया कि वो एकदम मान लो कि जैसे ही वो लाइटनिंग हुआ तुरंत दिखाई दे गया, वो तुरंत दिखाई देगा, उसमें कोई गैप ही नहीं था, तुरंत आ गया। और वो है भी अगर एक तरह से देखें तो, लेकिन थोड़ा सा तो है ही अगर हम देखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और साउंड आ रहा है 10 सेकंड बाद चल के, यानी एक तरह से साउंड प्रॉपर पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है ना, और 10 सेकंड का समय ले रहा है वो। और जब 10 सेकंड का समय ले रहा है और उसकी स्पीड इतनी, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, लगभग 3300 मीटर। ठीक है, एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है, उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है किसी मीडियम में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 किलोमीटर। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, v = n लैम्डा। आप लगा के देख सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से लगा के बताइए मुझे। v = n लैम्डा। अब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितनी देर में, लेकिन उसके लिए तो पहले हमें स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम में, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड निकाल लेते हैं, n लैम्डा। n कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू कितना है 2 किलोहर्ट्ज, तो 2000 हर्ट्ज। लैम्डा कितना है 35, लेकिन वो तो मीटर में रखते हैं, तो 100 से भाग कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा आपका 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 700 मीटर पर सेकेंड। क्लियर इतनी चीज़। अब ये वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर यानी कि 2100 किलोमीटर, सॉरी 2100 मीटर। मीटर में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2100 बटा 700, 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। है आसान। हियरिंग रेंज क्या होती है, ऑडिबल हियरिंग रेंज फॉर ह्यूमंस, तो हमने देखा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। इससे नीचे है तो इंफ्रासोनिक, इससे ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक। ये CAPF 2024 का सवाल है। सेम सवाल है ये, अभी जो दूसरा वाला सवाल किए थे सेम है, v = n लैम्डा पे कर लोगे। पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, लाउडनेस पे, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो सर पिच CDS 2022 का सवाल है, पिच डिपेंड करती किस में, पिच डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड लाउडनेस, या फिर लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, ये वाला तो हम पहले ही कर चुके थे। 7वां करो, साउंड और लाइट वेव कैसी होती हैं, यानी कि ध्वनि की तरंग और प्रकाश की तरंग, ये आपस में कैसी तरंग है। तो ये आपस में, साउंड वेव की अगर बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है, और लाइट वेव आपकी ट्रांसवर्स नेचर की है, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड। ध्वनि बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल, तो सोनिक बूम कब प्रोड्यूस होता है, तो जब साउंड की जो स्पीड होती है, हमने पढ़ा था हाइप सुपरसोनिक 1.25 मैक से लेके 5 मैक। 5 मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, उससे ऊपर है तो हाइपरसोनिक, यानी ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगी, ग्लास में, स्टील में, वाटर में, ऑक्सीजन में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड में भी अगर हम बात करेंगे तो ये तो लिक्विड है, ये गैस है, ये दोनों सॉलिड हैं, और उसमें भी हमने देखा था स्टील में ज़्यादा होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इन विच अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर मेथनॉल। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी आपकी किसमें, मेथनॉल में। तो सबसे कम होगी इन सब में, लीस्ट होगी, मिनिमम होगी मेथनॉल में। एथनॉल से भी कम मेथनॉल में स्पीड होगी। सबसे ज़्यादा इसमें होगी, इसमें देन किस में होगी, ड्रिंकिंग वाटर में। क्यों, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर डिस्टिल्ड वाटर में क्या अंतर है, ड्रिंकिंग वाटर में भी हमारे कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं उससे हमें करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट है तो उसमें आयंस बन जाएंगे और आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इससे अभी वो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखेंगे तो वहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए, और इसमें आयंस नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा मेथनॉल में, सॉरी सबसे ज़्यादा सी वाटर में, सबसे कम मेथनॉल में। अगर ऑर्डर में पूछेगा तो ऑर्डर में हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा बी में, देन आपका सी में, देन ए में, देन डी में, ये ऑर्डर होगा। ठीक है,
क्लियर। बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे, जैसे कि सब इंफ्रासोनिक बी सेट से कम का होता है, ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन कर लेंगे, और ये v इक्वल टू एन लैम्डा पे बेस्ड है। तो ये था हमारा साउंड लेक्चर। आई होप ट्राई कीजिए सर आप, क्या चीज़, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी सबको, और मिलेंगे अब कल के लेक्चर में। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी परमार से सीट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, और जिन लोगों को अगर रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए तो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी एंड लाइफ टाइम। अब ऐसा कोई नया कोर्स नहीं आएगा, आपको पता है साल में एक ही बार बैच आता है, तो मतलब ऐसा नहीं साल में नहीं आएगा, ये बैच तो पिछले साल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सीजल के बाद ही अब कोई बैच नया आएगा, तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि कोई नया आएगा। ठीक है, यही है, और बाकी तो सब कंटेंट पड़ा ही हुआ है, अपडेटेड कंटेंट है सारा कुछ, है ना, कुछ ऐसा पुराना नहीं है। और जो अपडेशन सब होंगे भी, तो वो यार जब 2025 के सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, जैसे CGL, फिर CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, तब जाके मैं बैच लेके आऊँगा, जब एटलीस्ट 2025 के 3-4 एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो कुछ फिर अपडेशन की नीड होगी, तब नया बैच आता है। ऐसे नहीं कि बस फिर से वही बैच मैं बना दूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। PTS क्या है वो आप गेस करो, PTS क्या है वो तो आपको 26 तारीख को पता चली जाएगा PTS क्या है। ये उन सभी लोगों के लिए एक काइंड ऑफ बहुत 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 वैल्यू एडिशन वाली चीज़ होने वाली है, जो लोग CGL 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए PTS। ठीक है, चलो बाकी सर आई गॉट सेलेक्टेड इन GST हवलदार, थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल कंटेंट, व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज किया था, आपका नंबर नहीं। ओके, अमृत रॉय, कंग्रेचुलेशंस। 9:30 बेस्ट टाइम है, देखते नहीं होगा तो 9:30 पे कर लेंगे, बिकॉज कारण उसका बता देता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत होती है एक्चुअल में। कुछ लोगों को काम करना होता है, और वो लोग को काम स्टार्ट करना होता है जल्दी, जैसे आपने देखा होगा अभी साउंड आ रहा था, तो उनको मैंने रुकवाया कि भाई रुक जाओ भी थोड़ी देर, तो फालतू में नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से किसी को दिक्कत हो, तो इस वजह से बस मैं 9:30 के लिए बोल रहा था। अगर 9:30 पे कर लेंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी और अपन को भी नहीं, वैसे क्योंकि उनका भी काम 4-5 दिन का है, अपना भी काम 4-5 दिन का ही है, दिक्कत बस ये है। ठीक है, चलो तो PTS रिलेटेड टू फैटमैन लिटिल बॉय, नहीं PTS और फैटमैन और लिटिल बॉय का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, PTS अलग है, पहले PTS आएगा देन फैटमैन लिटिल बॉय। ठीक है, और तीनों चीज़ ही काइंड ऑफ गेम चेंजर होने वाली हैं फॉर द, मतलब PTS तो फैटमैन लिटिल बॉय सिर्फ GK के लिए है, एंड PTS जो है वो ओवरऑल है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं लिटिल बॉय PTS नहीं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू। और पॉडकास्ट या तो आ जाएगा, CISF के सब इंस्पेक्टर हैं सेलेक्ट हुए हैं अभी ASO CSS में, CGL में। ठीक है, और बहुत ही जल्दी एक पॉडकास्ट और आने वाला है। एक स्टूडेंट हैं पिछली बार की मेरी, वो उन पहले बैंक PO का मतलब मैनेजर थी SBI में, उसके बाद SSC का एग्ज़ाम क्रैक किया, GST में सर्व किया है अभी। ठीक है, पिछले साल सेलेक्ट हुई थी, तो उनके साथ भी पॉडकास्ट है, वो आई थिंक कल वो शूट होगा, क्योंकि आज जो बोल रही थी कि सर आज ऐसे ही मतलब ट्रैवल करके घर से आए तो मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो मतलब वही है कि कल सारे मतलब वो करेंगे, तो आज वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली आपको मैं कोशिश करूँगा एक पॉडकास्ट दूँ, सो दैट आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स वहाँ से जानने को मिले। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।